हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेन सिलेक्शन, स्टेलाइजेशन, ग्रोथ एंड फर्मेंटेशन एंड मास प्रोडक्शन ऑफ कैरियर बेस्ड एंड लिक्विड बायोफर्टिलाइजर्स। बेसिकली हम कुछ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बायोफर्टिलाइजर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, एप्लीकेशन मेथड्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें बेसिक सा इस पूरे टॉपिक में हमें डिस्कशन करना है कि अगर हम एक कॉमन बायोफर्टिलाइजर को लेके चलें कि कोई भी उसमें क्या क्या कॉमन स्टेप्स होती हैं, उसका कैसे मास मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और कैसे उसकी पैकेजिंग वगैरह की जाती है, कैसे उसको कंप्लीट बनाया जाता है शुरू से लेकर एंड तक, जिसमें हम स्ट्रेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्टेलाइजेशन कैसे करेंगे और मास प्रोडक्शन कैसे करते हैं उस पर्टिकुलर बायोफर्टिलाइज़र का। तो सबसे पहला आता है स्ट्रेन सिलेक्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बायोफर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन करना है। और जैसे सपोज़ कि आपने बैक्टीरिया या फिर फंगस कोई चूज़ भी कर लिया कि मुझे फंगस का मास प्रोडक्शन करना है, फंगस बायोफर्टिलाइज़र का, तो उसमें से भी कौन सी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके जो सोइल है उसके लिए हेल्पफुल हो, तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेन का सिलेक्शन जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्योंकि स्ट्रेन हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला चाहिए, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग का चाहिए या पोटेशियम रिलीजिंग कैपेबिलिटीज़ वाला चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस चीज़ को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जिस स्ट्रेन का मास प्रोडक्शन के लिए सिलेक्शन हो रहा है वो बहुत एफिशिएंट हो और बहुत रोबस्ट हो। नेक्स्ट हमारी मैकेनिज्म की बात आती है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर सरफेस से कंप्लीट तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेमिनेशन को रिमूव कर देते हैं तो उसे बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। और ये जो स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती है। जैसे हम बेसिकली जो ऑटोक्लेविंग के थ्रू जब हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पर हम जो टेम्परेचर है वो हम 121 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। इसी तरीके से कुछ ग्लास वेयर्स हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम हॉट एयर ओवन को यूज़ करते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, या फिर हम गामा रेडिएशंस वगैरह से, ऑटोक्लेविंग से, इन सब से भी हम स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बायोफर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के लिए हमें एक स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किसी भी पैथोजन का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, ताकि हम एक प्योर प्रोडक्ट को इंश्योर कर सकें कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर मिलेगा। इसके अलावा हम कुछ फिल्ट्रेशन मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ मीडियम और इक्विपमेंट्स को स्टेलाइज करने के लिए। और केयरफुल हमें रहना चाहिए स्टेलाइजेशन करते समय सेलेक्टेड स्ट्रेन्स की वायबिलिटी को लेके, क्योंकि हम जो स्टेलाइजेशन कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हम जिस स्ट्रेन का स्टेलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं उसी को हम स्टेलाइज कर दें, तो फिर इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे तो जो हमारा बायोफर्टिलाइज़र है वो ही डेड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। और ऑटोक्लेविंग का आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 PSI तक हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। अगर हम ग्रोथ एंड फर्मेंटेशन की बात करें तो बायोफर्टिलाइजर्स की ग्रोथ को या फिर उनकी लाइफ को एनहेंस करने के लिए अच्छी ग्रोथ कंडीशंस को ऑप्टिमाइज़ करना होगा, ताकि हम उस बायोफर्टिलाइजर से मैक्सिमम यील्ड को गेन कर सकें। अब जैसे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी ग्रोथ को पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो जैसे टेम्परेचर, पीएच, एरेशन, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, इनको हमें केयरफुली कंट्रोल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। इसके अलावा फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, जहाँ पर सॉलिड स्टेट या सबमर्ज स्टेज जो होती है उसको हम अचीव करते हैं माइक्रोबियल बायोमास को और मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए, कि हमारा जो माइक्रोब्स है वो जो मेटाबोलाइट्स को रिलीज़ कर रहे हैं वो और ज़्यादा मेटाबोलाइट्स रिलीज़ हो। इस चीज़ के लिए हमें पूरे एनवायरनमेंट को मैनेज करने की ज़रूरत होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस की ज़रूरत होती है। हमें कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए कि पर्टिकुलर हर एक कंडीशन जो है वो पर्टिकुलर सही चल रही है, वो हमारे एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है वो मैनेज चल रही है पूरे फर्मेंटेशन पीरियड के दौरान। अब आती है मास प्रोडक्शन ऑफ कैरियर बेस्ड बायोफर्टिलाइजर्स। यहाँ तक तो हमने देखा है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेन का सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन से पर्टिकुलर बायोफर्टिलाइजर, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग है या फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग है, या फिर कौन से स्ट्रेन का हमें सिलेक्शन करना है। सबसे पहले हम स्ट्रेन का सिलेक्शन करेंगे, फिर हम सिलेक्शन करने के बाद में जो पीडीए वगैरह बनाएंगे या जिस भी कल्चर मीडिया के ऊपर उस बायोफर्टिलाइजर की ग्रोथ करवानी है वहाँ पर
जो काम में आने वाले इक्विपमेंट्स हैं पहले उनका स्टरलाइजेशन कर लेंगे। स्टरलाइजेशन के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जैसे हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन, गामा रेडिएशन, ये सारे स्टरलाइजेशन के मेथड्स हो सकते हैं। और स्टरलाइजेशन का बेसिक सा मतलब होता है एक पर्टिकुलर सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना। उसके बाद हम पर्टिकुलर उस बायो फर्टिलाइज़र का कल्चर बनाएंगे। कल्चर बनाने के बाद में हम उसकी ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और ज़्यादा फर्मेंटेशन करेंगे, ग्रोथ को और बढ़ाएंगे, एंड उसके बाद में हम मास प्रोडक्शन करेंगे कैरियर बेस्ड बायो फर्टिलाइजर्स का और लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स का। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि अब फार्मर्स को अगर अवेलेबल कराना है तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होगा। तो मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में हम कैसे बनाएंगे बायो फर्टिलाइजर्स को। तो देखो, अगर हम किसी भी बायो फर्टिलाइजर्स को या फिर किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर को बनाते हैं तो उसमें कुछ कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें 100% हमारे बायो फर्टिलाइजर्स ही होंगे। कुछ कैरियर, जैसे कि हम टैल्कम बेस्ड बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं जिसमें जो बायो फर्टिलाइजर है उसके साथ में टैल्कम पाउडर को मिक्स कर देते हैं ताकि वो उसको सपोर्ट करेगा, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको। तो कैरियर मटेरियल हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो अगर हम कैरियर बेस्ड बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो माइक्रोबियल स्ट्रेन्स जो हैं उनको एक कैरियर मटेरियल के साथ में मिक्स कर दिया जाता है बेसिक सा, जिसमें कॉमन कैरियर मटेरियल हो सकते हैं जैसे पीट, वर्मिकुलाइट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, टैल्कम पाउडर, ये एक्सेट्रा, ये सारे जो कैरियर बेस्ड फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा हमें जब हम कैरियर बेस्ड फॉर्मुलेशन बना लेंगे, जब हम इसका मास प्रोडक्शन कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर एक पर्टिकुलर मॉइस्चर तक, क्योंकि जितना भी पर्टिकुलर मॉइस्चर हमें बायो फर्टिलाइजर में रखना है कि उसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी लंबे समय तक 5-6 महीने तक बनी रहे, उसके लिए हम उसकी प्रॉपर ड्राइंग करेंगे एक ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल तक, एंड देन उसकी पैकेजिंग कर लेंगे, एंड देन हम मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को इंश्योर कर लेना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म है और हमारी फाइनल प्रोडक्ट की वाइबिलिटी जो है वो कब तक रह सकती है। इसके अलावा हम बात करें लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स का मास प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, तो ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो भी यूज़ करने में इजी रहते हैं और उनकी न्यूट्रिएंट के केस में अगर हम देखें तो सोयल में न्यूट्रिएंट को जल्दी या रैपिड अवेलेबिलिटी करवाते हैं लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं। इसके लिए सिंपल सा, जब हम लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करते हैं तो माइक्रोबियल स्ट्रेन्स को हम एक लिक्विड मीडियम में ग्रो करवाते हैं एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक, एंड देन जब वो पूरा ग्रो हो जाता है तो हम उसको लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को कि इंश्योर करते हैं स्टेबिलिटी को और सेल्फ लाइफ को कि वो कितने समय तक बनी रहेगी, और उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं एसेप्टिक कंडीशंस में ताकि उसकी वायबिलिटी को कोई नुकसान ना रहे, उसकी वायबिलिटी मेंटेन हो सके। तो ये सारा जो हमारी पूरी प्रोसेस थी कि कैसे हम स्ट्रेन का सिलेक्शन करेंगे, हम हमारे जो उपयोग है, हम जिस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, या जिस पर्टिकुलर स्ट्रेन को या जिस पर्टिकुलर बायो फर्टिलाइज़र को हमें मास प्रोडक्शन करवाना है, जिसकी हमें सेलिंग करनी है या फिर फील्ड में अप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रेन सिलेक्शन करेंगे। देन जो भी चीज़ें काम में आने वाली हैं उनको पहले स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। उसके बाद में उसको कल्चर को ग्रो करवाएंगे एंड फर्मेंटेशन करेंगे। ग्रो करवाने के लिए हम पर्टिकुलर किसी मीडिया का यूज़ करते हैं जो हर बायो फर्टिलाइज़र के में भी अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा बाद में उसका मास प्रोडक्शन करेंगे, वो टाल्कम बेस्ड मास प्रोडक्शन हो सकता है या लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स के केस में हम लिक्विड मीडियम में माइक्रोबियल स्ट्रेन को हम ग्रो करवाते हैं और उसके बाद में उसकी पैकेजिंग कर देते हैं प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस में। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो बायो फर्टिलाइजर्स की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस है, जिसमें कि बहुत अटेंशन चाहिए होता है कि अगर आपने अच्छे से जो ग्लास वेयर्स वगैरह हैं उनको अच्छे से स्टरलाइज नहीं किया है तो कंटेमिनेशन आने के चांसेस होते हैं। अलग अलग जो माइक्रोब्स हैं, जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं, वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उससे हमारा कल्चर जो है वो बिगड़ सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्ट्रेन के सिलेक्शन से लेके पैकेजिंग तक की पूरी जो स्टेप्स हैं वो हमारे बायो फर्टिलाइज़र की एफिकेसी को तय करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कॉन्टीन्यूअस बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर अभी रिसर्च हो रहे हैं, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत यूज़ किया जा रहा है। बहुत इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ का अडॉप्शन एंड इनोवेशन किया जा रहा है जो कि
ऐसे मेथड्स को इन्वॉल्व करती है, ऐसे मेथड्स का इनोवेशन करने में इन्वॉल्व है ताकि बायो फर्टिलाइज़र की एफिकेसी को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके, ताकि हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को साथ में लेकर चल सकें। तो कंक्लूजन बेसिक सा यही है कि बायो फर्टिलाइज़र के बारे में एक तो बहुत ज़्यादा फार्मर्स अवेयर नहीं है। फार्मर्स की अवेयरनेस जो है वो बायो फर्टिलाइज़र्स के अडोप्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। बायो फर्टिलाइज़र्स बहुत हेल्पफुल हैं क्योंकि सोइल की जो फर्टिलिटी है, सोइल की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में बायो फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ईजीली डिग्रेड कर देते हैं जो हार्मफुल चीज़ें हैं सोइल में उनको भी, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको भी डिग्रेड कर देते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट अपटेक है प्लांट्स का वो एनहेंस किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स का किस तरीके से फॉर्मुलेशन किया जा सकता है एंड